हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि चंद्रयान 3 से संबंधित जो भी जानकारी है उस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चंद्रयान 3 आखिर क्यों हम लोग प्रक्षेपित किए थे, आखिर उसका मकसद क्या था, उससे संबंधित जितने भी विषय हैं उस सभी चीज़ को हम लोग बारीकी से देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बन रहे हैं, हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए चंद्रयान 3 के बारे में काफ़ी आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। इससे हम पहले कहें कि लगभग हम चंद्रयान से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं। एक चंद्रयान 1 के बारे में हमने बताया था और एक हम कहें चंद्रयान 2 के बारे में हमने बताया था। और आज हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं उस सभी चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम बेसिक से या हम कहें शुरू से ही बताने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत नए सारे लोग भी होंगे जिनको कुछ इसमें चीज़ें होते हैं जिनको बिना पहले से जानते अगर नहीं होंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हम शुरू से ही समझाने का प्रयास करेंगे और आसानी से, ताकि आप इस चीज़ को काफ़ी बेहतर तरीक़ा से समझ पाएँ। तो मेरा कोशिश यही रहेगा। बाकी आप इस वीडियो से कितना समझ पाते हैं, आप अपना भी फीडबैक देना मत भूलिएगा। इससे हमारा एक कहते हैं कि एक उम्मीद बढ़ता है, एक हौसला बढ़ता है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में जो हम मेहनत किए थे वो सफल रहा। तो चलिए हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात कि आखिर हम जो चंद्रयान 1, 2, 3 करके भेजते हैं, आखिर इसका हम मकसद क्या करें। इसमें हम कहें कि अरबों रुपया का खर्च होता है एक चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित करने में। तो आखिर हम इतनी रुपया को इन्वेस्ट करके आखिर इससे हमको प्राप्त क्या होता है, उसी चीज़ को हम लोग पहले समझें। तो चंद्रयान हम कहें कि 1, 2, 3 कहें या बहुत सारे हम कहें अन्य ग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग प्रक्षेपित करते हैं, या किसी प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग छोड़ते हैं। तो उसमें जब हम लोग इतनी रुपया को लगाते हैं तो हम लोग एक जानकारी को इकट्ठा करते हैं कि हमारे पृथ्वी के अलावा जो ग्रह उपग्रह है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पृथ्वी पर किसी भी तरह का तबाही है तो यहाँ से हम जीव को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकें, या और भी वहाँ पर कोई खनिज मिनरल्स है तो उसको हम अपने उपयोग के लिए वहाँ से निकाल पाएँ। मेन कहें तो सरकार का यही मकसद है। इसी के लिए हम लोग अन्य बहुत सारे ग्रह पर अध्ययन करते रहते हैं। उसी में हम कहें कि जो हमारा उपग्रह चंद्रमा है उसके बारे में हम लोग भी अध्ययन करते रहते हैं। तो हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझिए कि हम लोग आखिर इतने रुपये खर्च करके इसको हम लोग क्यों प्रक्षेपित करते हैं। आप लोग हम समझते हैं कि थोड़ा सा चंद्रयान 1 से ही हम बताने का प्रयास करें, हल्का बेसिक। कि चंद्रयान 1 को हम कहें कि 2008 में हम लोग प्रक्षेपित किए थे और वो सफल भी रहा। उसमें हम लोग सिर्फ ऑर्बिटल को भेजे थे और वो काफ़ी हद तक सफल रहा। ऑर्बिटल कहें तो आप देखे होइएगा, इसका हम फोटो हम लगा देंगे सामने। ऑर्बिटल जो कि पंखा के डायना की तरह निकला रहता है, उस पर सोलर पैनल लगा रहता है और सोलर से ऊर्जा लेके वो वर्क करता है। तो हम लोग चंद्रयान 1 में सिर्फ हम कहें कि ऑर्बिटल को भेजे थे, जो कि चंद्रमा के कक्षा में जाके और वहाँ से संबंधित कुछ जानकारी को हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के जो वैज्ञानिक जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनको वो लोग बताते हैं। तो ये जो भी हम लोग चंद्रयान 1, 2, 3 करके प्रक्षेपित करते हैं, ये हम लोग इसरो के माध्यम से ही हम लोग प्रक्षेपित करते हैं। और यह इसरो कहाँ है, तो हम ये कहें यही इसरो जो आंध्र प्रदेश के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र जो देखते हैं श्रीहरिकोटा में स्थित है, यहीं से हम लोग प्रक्षेपित करते हैं। चंद्रयान 1 भी यहीं से गया था। चंद्रयान 2 जो 2019 में हम लोग लॉन्च किए थे तो वो भी श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है यहीं से हम लोग प्रक्षेपित किए थे। परंतु हम लोग चंद्रयान 2 में हम लोग काफ़ी अधिक चीज़ को हम लोग भेजे थे। उसमें हम लोग ऑर्बिटल को भी भेजे थे, लैंडर को भी भेजे थे और रोवर को भी भेजे थे। ऑर्बिटल तो आप समझ गए कि पंखा के डायना की तरह होता है, कभी ना कभी आप फोटो में भी देखे होइएगा। और उसमें सोलर पैनल लगा रहता है और सूर्य से ऊष्मा लेके वर्क करता है और यह हम कहें कि ऑर्बिटल कहलाता है। उसके बाद में हम कहें कि लैंडर। हालांकि लैंडर हम जो चंद्रयान 2 बताए थे उसमें काफ़ी डिटेल से हमने बताया था, फिर आप इसमें भी समझ लीजिए। जब तक आप इसमें भी नहीं समझेंगे तब तक आप चंद्रयान 3 के बारे में भी बेहतर तरीक़ा से आप नहीं समझिएगा। तो वही कहें कि जो हम लैंडर की बात करते हैं, तो जैसे हम किसी भी चीज़ को भेजते हैं कहीं पर भी, तो जैसे चंद्रमा के कक्ष में जाएगा तो वहाँ से चंद्रमा के जो स्थल है वहाँ तक हमको लाने के लिए हमको एक लैंडर को भेजना पड़ता है। लैंडर क्या वर्क करता है, तो किसी भी चीज़ को आसानी से उसको स्थल तक लाने में मदद करता है। अगर हम लैंडर को नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, किसी भी चीज़ को भेजेंगे अगर हम किसी भी ग्रह या उपग्रह पर, तो अचानक उस कक्षा में जाने के बाद वो स्थल पर आने के लिए डायरेक्ट तरह से आ सकता है। तो उसमें देखा गया है कि खराबी भी बहुत सारा देखा गया है। खराबी इसलिए देखा गया है क्योंकि वह अचानक अगर किसी स्तर पर गिरेगा तो किस डायरेक्शन में गिरेगा और कहाँ से वो खराबी हो जाएगा, कहाँ से उसमें खराबी आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। वहीं सॉफ्ट लैंडर कहते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग अगर हम कराते हैं तो वह आसानी से किसी भी चीज़ को स्थल तक ले आने में मदद करता है और उसमें खराबी नहीं होता है। तो हम लोग लैंडर को भी भेजे थे। और रोवर वहीं होता है जो चक्का लगा होता है, उसका भी हम इमेज लगा देंगे बगल में, तो आप देख लीजिएगा। तो रोवर, जो हम रोवर की बात करें तो रोवर वहीं होता है जो आप देखे होइएगा सतह पर चलता है, उसमें चक्का टाइप का लगा रहता है और वो भी सूर्य से ऊष्मा लेके और चलता है और वहाँ पे जो उपस्थित जानकारियाँ होता है, मिट्टी में कौन कौन सा खनिज है, कौन सा लवण है, उस चीज़ को बताने में काफ़ी हद तक सफल रहता है।
तो यही तीन चीज़ें हैं। तभी यही 3 चीज़ों से हम लोग चंद्रयान 3 को काफ़ी बेहतर तरीक़े से हम लोग समझ पाएंगे। तो जो हम लोग चंद्रयान 2 भेजे थे, यह हमारा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, जिसके वजह से क्या हुआ कि मात्र चंद्रमा के सतह पर पहुंचने ही वाला था कि महज 2 किलोमीटर पहले ही इसरो से संपर्क टूट जाता है और हमारा चंद्रयान 2 हम कहें कि पूर्णतः असफल हो जाता है। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक लोग फिर से वर्क करना शुरू किए और चंद्रयान 3 को निर्माण किए यानी बनाए। और चंद्रयान 3 में हमारा वैज्ञानिक लोग यही डिसीजन लिए कि अब की बार हम लोग ऑर्बिटर को नहीं भेजेंगे, सिर्फ लैंडर को भेजेंगे और रोवर को भेजेंगे। लैंडर क्या करेगा कि जो भी हम रोवर को भेजेंगे उसको आसानी से चंद्रमा के कक्ष पर या चंद्रमा की जो सतह है वहाँ पर उतारने में रोवर को मदद करेगा लैंडर। तो हम लोग सिर्फ इसी चीज़ को भेजे थे और हम लोग जानकारी यही प्राप्त करना चाहते थे कि वहाँ की जो मिट्टी है, चंद्रमा पर जो मिट्टी है, उस मिट्टी में कौन कौन से खनिज, लवण तत्व क्या क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करना चाहते थे। हमारे इसरो के वैज्ञानिक लोग जानना चाहते थे। तो जब हम लोग कहें कि 2023 में यानी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 हम कहें कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, जो कि किस यान से प्रक्षेपित किया गया है। इसरो द्वारा हम कहें कि 24 जुलाई 2023 को LVM-3 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाता है। और यहाँ से जब प्रक्षेपित कर दिया जाता है तो वहीं कहें कि जो हम लोग यान को भेजे थे, इसमें कई बार ये भी सवाल आता है कि हम लोग इसमें किस तरह का ईंधन का प्रयोग करते हैं। जो हम रॉकेट को भेजते हैं इसमें किस तरह का ईंधन होता है। तो इस ईंधन हम कहें कि यान में हम कहें, यान कहें तो वही सवारी, जो सवारी हमारा लैंडर और रोवर को ले जाता है चंद्रमा के कक्ष में, इसको हम लोग यान कहते हैं या इसको हम लोग नाम भी खास दे देते हैं। तो वही है जो हम कहें कि यह यान है। जिसकी हम बात करें तो यह जब हम लोग प्रक्षेपित कर चुके थे तो इसमें हम ईंधन की बात करें तो द्रव अवस्था में हाइड्रोजन और हम कहें कि ऑक्सीजन को डाला जाता है। और जो रॉकेट होता है इसके ऊपरी हिस्सा में क्रायोजेनिक ईंधन होता है और इस ईंधन में हम कहें कि द्रव अवस्था में हम कहें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और अब यही कहें कि ऑक्सीजन जलने में मदद करता है और हाइड्रोजन जलता है। तो यही हम कहें कि जो रॉकेट है उसका ईंधन के रूप में काम करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन द्रव अवस्था में होता है और यही ईंधन के रूप में काम आता है। और जब हम कहें 23 जुलाई 2024 को हम लोग प्रक्षेपित कर दिए तो वहीं 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के कक्ष में जो हमारा जो रॉकेट भेजे थे वो आसानी से पहुंच गया। और जैसे चंद्रमा के कक्ष में पहुंच गया तो वहाँ से उसकी गति धीमी होती है। और उसके बाद हम कहें कि 17 अगस्त 2023 को क्या होता है कि जो हम लोग रॉकेट को भेजे थे उस रॉकेट से हमारा लैंडर अलग हो जाता है। तो ये भी डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रॉकेट से हमारा जो लैंडर था वो कब अलग हुआ। तो 17 अगस्त 2023 को अलग हुआ। और 17 अगस्त 2023 को अलग होने के बाद यही कहें कि जब 23 अगस्त 2023 आया तो उस दिन कहें कि आसानी से हमारा जो सॉफ्ट लैंडिंग था वो चंद्रमा की सतह पर हो गया। और यहाँ से जो हमारा रोवर था वो आसानी से वर्क करना शुरू कर दिया। और यही कहें कि हमारा जो रोवर भेजे थे इसको हम लोग नाम भी देते हैं, एक और नाम जिसको हम लोग कहते हैं प्रज्ञान कहें या रोवर कहें, यानी ये 2 नाम एक ही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होना है। उसके बाद में इसमें कितना चाका था ये भी पूछता है। तो इसमें 6 चाका था। जो हम लोग रोवर भेजे थे या प्रज्ञान भेजे थे इसमें 6 चाका था। और जब हम 23 अगस्त 2023 को हम लोग उतार चुके थे चंद्रमा की सतह पे तो वहाँ पे हम लोग एक खास नाम दिए थे, जिसका हम नाम कहें तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और इसका टाइम भी पूछता है कि कितना बजे जो हम चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। तो ये 6:04 बजे जो PM जो कि शाम का समय था, इतना बजे हमारा रोवर आसानी से चंद्रमा की सतह पर लैंड किया और यहाँ से अपना वर्क करना शुरू किया। और लगभग हम कहें कि 14 दिनों तक पूरी चंद्रमा पर काफ़ी गहरा तरीक़ा से अध्ययन किया रोवर। और वहीं कहें कि 2 सितंबर 2023 को हम कहें कि यही रोवर को स्लीप मोड में करके और उससे जो भी जानकारी था उससे हम लोग अध्ययन कर पाए। और उसके बाद में 14 दिन के बाद इसको स्लीप मोड में रख दिया गया। तो ये है हमारा चंद्रयान 3 से संबंधित जानकारी। आप इससे क्या समझे, क्या सीखे, आप अपना राय भी इसमें बताना मत भूलिएगा। इससे हमारा और वीडियो बनाने में या दूसरा वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी इसमें कुछ कमी बेसी है कहीं पे तो वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।